नेतृत्व की सरकार जो 2022-23 का जो बजट जो प्रस्तुत किया है, उसका जो मेन बजट की जो संकल्पना है वो नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने ये बजट प्रस्तुत किया है। और आज़ादी के 75 वर्ष के ये अमृत काल का जो समय चल रहा है, इस पर देश के सभी कोई भी ऐसा तबका छूता ना रह जाए, कोई भी ऐसा क्षेत्र कि जो भारत सरकार की योजनाओं से वंचित न रह पाए, जैसा कि पहले भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में हमेशा हुआ है। तो इस बार के बजट में विशेष प्रावधान किए गए और पूरी दुनिया में जो रिसेशन का पीरियड है, उस दौर में भी भारत सरकार का जो बजट है वो पूरी दुनिया के जितने भी ताकतवर और बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, उनके सामने ये बजट प्रस्तुत होने से देश की पूरी दुनिया में साख बढ़ी। एक तरफ जहां जनजातीय क्षेत्रों में जहां पर शिक्षा का अभाव है, जनजातीय लोग आज भी कबीले में जो अपनी संस्कृति को बचाए रखे हुए हैं और वहां पर शिक्षा की तरफ उनका ध्यान नहीं होता है। आपके संज्ञान में आया कि भारत सरकार ने ऐसी जगहों पर सैकड़ों की संख्या में विद्यालय खोलने का निर्णय लिया, जिसमें 38,000 शिक्षकों की भर्तियां होंगी। मैं इस बात को इसलिए शुरू कर रहा हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दर्शन में काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक भी कैसे सुविधा पहुंचे, सुविधा, राशन, विद्युत, वो बाकी व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य पहुंच रहा है, शिक्षा से वो वंचित न रह जाए और अपनी भाषा में, अपनी क्षेत्रीय भाषा, उनकी जो भी उनकी जनजातियां हैं, उनकी खुद की भाषा है, उसी भाषा में, क्षेत्रीय भाषाओं में, जनजातीय भाषाओं के लिए शिक्षकों की नियुक्ति होगी और उन्हीं की भाषाओं के लिए वहां विद्यालय खोले जाएंगे और उनको पढ़ाया जाएगा ताकि वो देश की मुख्य धारा से जुड़ सके। ये विषय मैंने सबसे पहले इसलिए लिया कि ये बहुत बड़ा निर्णय है। 38,000 शिक्षकों को भारत सरकार वो करेगी और वो पूरे आवासीय विद्यालय होंगे, जैसे कि अपने यहाँ नवोदय विद्यालय होते हैं। और जनजातीय क्षेत्रों में जहां पर कोई प्राइवेट प्लेयर्स नहीं जाते हैं, बड़े उद्योगपति नहीं जाते हैं, जो समाज में अच्छा काम करने की भावना रखने वाले लोग हैं, वो भी उन जगहों पर जाने से कतराते हैं, जाना भी चाहते हैं, लेकिन ऐसी वहां की व्यवहारिक कठिनाइयां हैं कि वहां जाना नहीं चाहते। नक्सलाइज क्षेत्र जो है वहां पर उनको बाहर से लोग तैनात किए जाते हैं, नियुक्ति होती है उनकी, उनको वहां पर उनको लगता है कि हमारी भाषा नहीं सीख रहे हैं, ये बाहर की भाषा है। इसलिए सभी की मातृभाषा का सम्मान हो और मातृभाषा में अपने बुजुर्गों के अनुभवों से सीखते हुए राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ करके काम हो, उस वर्ग को भी प्रमुखता के आधार पर भारत सरकार ने ये इस बजट में शामिल किया है। बाकी आप नौजवानों की बात करें, किसानों की बात करें, किसी भी क्षेत्र की आप बात करें, सभी क्षेत्रों के लिए भारत सरकार ने अनेकों योजनाएं की हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के लिए भी 1 लाख करोड़ से ऊपर का बजट है, आपकी जानकारी में है। और ऐसा भी बिहार आज विपक्ष की सरकार है, राजस्थान विपक्ष की सरकार है, लेकिन भारत सरकार ने जो एलोकेशन किया है, गुजरात से डबल बजट राजस्थान को दिया है और गुजरात से 3 गुना ज्यादा बजट उन्होंने बिहार को दिया है। और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, स्वाभाविक रूप से यहाँ पर वो बजट है। सभी सबका साथ सबका विकास वाली जो मोदी जी की जो संकल्पना है, उसके आधार पर जिस क्षेत्र में जिस चीज की जो आवश्यकता है, किसी की भी सरकार हो, कोई पक्ष में हो, विपक्ष में हो, वहां पर हमारे एमपी हो, एमएलए हो, ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबका साथ सबका विकास को लेकर के भारत सरकार ने जो इस बार का बजट लाया है, इसकी बड़ी सभी वर्गों में, सभी अर्थशास्त्रियों ने, विदेशी जो विशेषज्ञ हैं, उन लोग सभी लोगों ने भारत के बजट की बड़ी भूल प्रशंसा की। हम बुंदेलखंड को कुछ मिला है? बुंदेलखंड क्या पूरा क्षेत्र, मैंने जैसा कि आपको बताया कि बुंदेलखंड तो मैं समझता हूं कि बहुत काफी समय पहले से सरकार की प्रायोरिटी में बहुत ऊपर है। जैसे कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करें, वो तो आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया, योगी जी ने दिया, लेकिन केन बेतवा रिवर लिंकिंग जो प्रोजेक्ट है वो 90 और 10 की शेयरिंग में 90% बजट भारत सरकार और 10% बजट प्रदेश की सरकार जो देगी, उसमें केन बेतवा रिवर लिंकिंग में आपको जानकारी है लगभग 45,000 करोड़ रुपए वो उसके लिए आ गया। उसके लिए अथॉरिटी भी बना दी गई और अभी रिसेंटली आपके समाचार पत्रों के और न्यूज चैनल्स के माध्यम से जानकारी लगी कि लगभग 3500 करोड़ रुपए का भी आवंटन भी हुआ है। बड़ी तेजी से इस बार अभी से काम शुरू होगा।
तो बुंदेलखंड के लिए तो केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, खजाना खोले हुए हैं। और आप लोगों के सहयोग से आप लोगों ने बुंदेलखंड की हर जितनी भी आकांक्षाएं हैं उनको उठाने का काम किया, उसके माध्यम से देश उससे अवगत हुआ। हम सभी जनप्रतिनिधियों ने मिल करके एक मतलब कलेक्टिव अपने विजडम के आधार पर हम लोगों ने भी उस बात को सदन में रखा और जिन जिन बातों को डिमांड की वो सभी बातें हम लोगों को उसको मिलने का काम हुआ। और अभी आपको अभी देश में करीब 149 स्टेशनों को अमृतकाल स्टेशन के नाम से उनको चयनित किया जा रहा है। उसमें अपने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में बड़ा स्टेशन महोबा है, तो महोबा भी उसमें 149 स्टेशनों की सूची में है। तो महोबा के स्टेशन का भी रेलवे के माध्यम से भी, जैसे डबल लाइन तो आप हो ही रहे, आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, अपने उनको ट्रेन मिल रही हैं। और एक प्रयास ये भी है, आपने क्षेत्रीय बात की, क्योंकि बजट तो देश का बजट है, हम लोग मतलब देश के बजट की बात कर रहे हैं, क्षेत्रीय बजट की हम अपने संसदीय क्षेत्र की बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उससे हमसे ज्यादा आप लोग उससे अवगत हैं। जी। लेकिन महोबा से जो खजुराहो रेलवे लाइन जाती है, तो झांसी तरफ से जब ट्रेन आती है तो उसके लिए यहाँ पे आप देखते हैं कि इंजन को चेंज करना पड़ता है जी। और इसलिए अभी तक लखनऊ के लिए हम लोग ट्रेन चलवाने में सफलता नहीं मिल पाई कि सीधे खजुराहो से ट्रेन लखनऊ के लिए चल सके, क्योंकि कई जगह बांदा में जैसे खैराड़ा वाला जो अपना वो है, तो उसके लिए भी पूरा हुआ है और वो भी लगभग क्या मतलब स्वीकृत होने की कगार पर। जब डबल लाइन होगा तो महोबा से झांसी के लिए खजुराहो से जो लाइन आती है, सीधे एक बाईपास यहाँ बनेगा और खैराड़ा जो रेलवे स्टेशन है वहां से भी एक सीधे एक बाईपास बनेगा जो सीधे कानपुर लाइन जाएगा, बांदा नहीं जाना पड़ेगा। और आगे वहां भीमसेन में भी वो प्रस्तावित है। तो आगे जब अपना डबल लाइन जब तक चालू होगी तब तक ये भी अपना हो जाएगा। हम लोग का एक प्रयास है कि जब वहां पर बने तो एक महोबा में एक दूसरा रेलवे स्टेशन भी एक यहाँ पर बन सके, ताकि एक महोबा में दूसरे स्टेशन में अभी ये इस बात को ये डिमांड है और हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग उसको पूरा कराने में जरूर मतलब सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है और वहां पर बहुत दूर दूर से पर्यटक आना चाहते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और उसको विकसित करना भारत सरकार अपना उद्देश्य मानती है। तो ताकि देश की राजधानी से ट्रेन का ज्यादा टाइम न लगे, डायरेक्ट ट्रेनें हम लोगों को मिल सके और सीधे यहाँ से डायरेक्ट ट्रेनें आगे निकल सके, उसके लिए नितांत आवश्यकता है कि महोबा में एक मतलब बाईपास बनते हुए एक छोटा सा एक स्टेशन की आवश्यकता पड़ेगी। हम लोगों ने उसकी भी डिमांड रखी, आने वाले समय में उस पर भी हम लोग को निश्चित रूप से सफलता मिलने की संभावना है। सरकार में हर तबके को लाभ मिल रहा है, लेकिन महोबा में एक भोटिया आदिवासी समाज है जिनका एक जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा, तो उनके लिए कुछ करेंगे क्या? तमाम यहाँ रहते हैं कुछ बंदिया समाज, आदिवासी समाज, भोटिया समाज, इनके जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे, लोग परेशान। काफी ऐसी जातियां हैं। तो और हम लोग क्योंकि सीमांचल हमारी 2 स्टेट्स की बाउंड्री है, कई व्यवहारिक कठिनाई ये भी आती है। कुछ लोग यहाँ पर अपने जैसे ओबीसी समाज में आते हैं और बगल में आप 5 किलोमीटर आगे कुम्हरा पार करते हैं तो आप देखते हैं वहाँ अनुसूचित समाज में आते हैं, जैसे हमारे प्रजापति समाज के लोग हैं। कई लोग कुछ लोग यहाँ सामान्य समाज में आते हैं, वहाँ पर अनुसूचित जनजाति में आते हैं। ऐसी कठिनाइयाँ पूरी देश में कई जगह पर हैं, लेकिन कुछ वर्ग ऐसे हैं जो बीच में हुए, लोगों के राशन कार्ड बने हैं, काफी चीजें हैं, उनको सुविधाएं मिल रही हैं, उनको शिक्षा मिल रही है, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं, आयुष्मान भारत कार्ड उनके बन रहे हैं। लेकिन कुछ जातीय कुछ जो उनका सर्टिफिकेट जो उनकी मांग है, हो सकता है कुछ लोगों को ऐसी कठिनाइयां आ रही हो, उस पर भी हम लोग विशेष रूप से गौर कर रहे हैं। और कुछ नहीं भाई साहब, पूछ लीजिए कुछ रहेगा। मतलब ये बहुत बड़ी समस्या महोबा की, रेलवे का जो अंडर ब्रिज है जी, उसमें निकलना बहुत मुश्किल लगा, पानी भर जाता है। तो इसके लिए क्या स्थायी समाधान आपकी दृष्टि में क्या प्रयास किए गए, ये समस्या हमेशा के लिए सॉल्व हो सके, या ओवर ब्रिज या और इसका आपने बहुत मतलब बड़ी जेन्युइन और बड़ी महत्वपूर्ण मांग की है, जिससे रोज महोबा वासियों को 2-4 होना पड़ता है। और जिला मुख्यालय आने वाले लोग जो चरखारी तरफ से आते हैं, यहाँ से बजरिया भी अपना बिल्कुल शहर का पार्ट है, अपना नगर पालिका की सीमा है। तो कहा जाए कि जिला मुख्यालय की नगर पालिका भी 2 हिस्सों में बढ़ गई है उस पुल के कारण। और हम लोगों ने बड़ा उस पर प्रयास किया कि उस पर काफी जब वो काम जब चल रहा था तो उसको रुकवाया भी गया कि आरओबी बन जाए, लेकिन आरओबी के लिए वहाँ पर जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई। सेंट जोसेफ स्कूल पड़ता है, वहाँ पर पॉलिटेक्निक था, वहाँ पर उस तरफ भी रेलवे की लैंड थी। बहुत प्रयास किया गया और कई विभागीय मतलब वो कोऑपरेटिव के उस समय एमबीएस रामी रेड्डी थे जो उसके सेक्रेटरी थे, एक बार डीआरएम से बात हो करके, रेड्डी साहब से बात हो करके, और यहाँ सहदेव जी जो जिलाधिकारी थे,
वो लोग जा करके उन्होंने हुआ कि झांसी में एक मीटिंग हो जाए और उसमें काफ़ी प्रयास हुआ कि किसी प्रकार से हम लोग सफल हो जाए, लेकिन भारत सरकार और प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने उस समय उनको ये लगा कि शायद हमको आउट ऑफ वे जाकर के कुछ काम करना पड़ेगा। तो मेरा तो इसमें कोई संकोच नहीं, मैं स्पष्ट बोलने का आदी हूँ। उस समय अधिकारियों की थोड़ा सा संवेदनशीलता का अभाव के कारण से वो जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई, वरना वास्तव में अगर वो आरयूबी ना बना होता तो आरओबी की संभावना थी, कुछ जमीन को रिप्लेस करने की बात थी। सहकारी प्रशिक्षण केंद्र अपनी जमीन को रेलवे को दे देगा, रेलवे उनको दे दे, और इस बात को लेकर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल पर, डीआरएम जीएम लेवल पर कभी काफी बात हुई और उसमें काम भी काफी दिन तक हुआ रहा। लेकिन जब 2019 का जब चुनाव आया तो हम सब लोग चुनाव में व्यस्त रहे, आपने देखा उसी बीच वो ताबड़तोड़ उस काम को पूरा करने का काम किया। और उसमें पानी की जो समस्या है अंडरपास में, वो अपने यहाँ काफी जगहों पर है, क्योंकि बगल में कीरत सागर है, महुआ में अपने यहाँ बुंदेलखंड में जल संरक्षण के लिए बड़े बड़े तालाब हैं। तो आरयूबी में कई जगहों पर एक तो उनमें सीधे ना होना और दूसरी चीज उसमें जल भराव की स्थिति, तो इससे दिक्कतें आ रही हैं। तो ये रेलवे के अभी लोगों को उनको बोला गया है, अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि जीएम अपने एनसीआर के एक बार यहाँ आकर के स्वयं विजिट करें, तो अपना जो रेलवे स्टेशन का जो सर्कुलेटिंग एरिया है, जो पुलिस चौकी से लेकर के आप देखते हैं गड्ढे वाली सड़क है, कई बार कहा गया क्योंकि रेलवे की अगर वैसे होती तो वो कर लेते। अभी उस पर हम लोगों ने प्रयास जारी किया, उसमें रेलवे के अधिकारियों ने काफी उसमें उनकी सक्रियता बढ़ी और उन्होंने उसका शुरू किया कि वो रोड और पूरा सर्कुलेटिंग एरिया उसको प्रॉपर करने में का मैं सफल हूँ। आरयूबी की ये बात जो नईम भाई साहब ने कही, मैं निश्चित रूप से इसको मानता हूँ। काफी उसमें बीच में काम किया गया, उसमें पत्थर लगाए गए अनेकों, लेकिन उसका परमानेंट समाधान अभी तक उसका मतलब हम लोग उससे संतुष्ट नहीं है। वो काम तो कर रहे हैं बीच बीच में, लेकिन हम लोग स्वयं भी उससे संतुष्ट नहीं, क्योंकि पानी भरा रहता है, लोगों को कठिनाई होती है। तो इसका आरओबी मुझे लगता है कि उस जगह पर बनना तो शायद फिलहाल संभव नहीं है, और दूसरी जगह कहीं जब ये बाईपास का जो आप देखें जो पीछे से वहां से निकलेगा तो उस समय हैवी ट्रैफिक तो वहां से निकल जाएगा, जब बाईपास तब भी उसमें भी कम से कम 1.5-2 साल का समय हम लोगों को संघर्ष लगभग लगता है मुझे करना पड़ेगा। सर, ओवरब्रिज की मांग लगातार चल रही है, लगातार लोगों ने जो विज्ञापन भी दिया है, रेल अधिकारी आ रहे हैं, तो ऐसे में कब तक उनकी मांग पूरी होगी? देखिए क्या है कि अच्छी बात आपने कही, मेरे संसदीय क्षेत्र में हमीरपुर में नेशनल हाईवे पर 3 जगह रेलवे क्रॉसिंग है। एक तो सूबा में है, दूसरा किडारी में है, तीसरा मटौन के पास है, जो नेशनल हाईवे में पड़ती है। तीनों आरओबी नेशनल हाईवे से वो सैंक्शन हो गए और बहुत जल्दी उसका काम शुरू होने वाला है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग का काम और रेलवे के साथ पूरा टाई अप होकर के वो काम तो स्वीकृत हो गया, क्योंकि ये मतलब स्टेट और रेलवे के बीच का मामला है, इनको लैंड देने का मामला है। तो जो अपना बजरिया वाली जो रेलवे क्रॉसिंग है, इसको निश्चित रूप से ये मतलब बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि रोज हम कम से कम 500 मीटर 700 मीटर एक्स्ट्रा चलना भी पड़ता है सब लोगों को। केवल ये जल भराव तो चलिए थोड़ी सी समस्या है, लेकिन जा करके आना मतलब ज्यादा उसमें दिक्कत हो रही है, इसका कोई समाधान ढूंढा जाएगा। सांसद जी, आपने सदन में लोकसभा में बुंदेलखंड राज के लिए बात उठाई, क्या लोकसभा में आपकी बात और बुंदेलखंड राज क्या? देखिए बुंदेलखंड क्या है कि वास्तविक बात यह है कि आप देखते हैं सदन में हमेशा विपक्ष की तरफ से, हमेशा कोई भी विपक्ष में रहे तो हमेशा हंगामा होता रहता है, तो बड़े मुश्किल से समय मिलता है। बहुत सभी जो सांसदगण होते हैं अपने क्षेत्र की बातों को उठाना चाहते हैं, हम लोग भी हमेशा अपनी बातों के लिए उठाते हैं पूरे समय सदन में, सुबह से लेकर रात तक जब तक भी सदन चलता है। किसी भी नियम के तहत कोई भी नियम हम लोग नहीं छोड़ते जिस नियम के तहत हमको वहां पर समय की डिमांड ना करते हो, प्रतिदिन ना करते हो। तो कई बार होता है कि हम लोग सह लेकिन कितनी भी समस्याओं की मांग उठाते हैं, कुछ ना कुछ चीजें छूट जाती है। तो हम लोगों के मन में अक्सर आता है कि अगर हमारा स्टेट, अगर ये बुंदेलखंड अगर हमारा राज्य अगर होता तो शायद ये चीजें काफी जो छोटी छोटी जो समस्याएं जो दिन प्रतिदिन 2-4 होना पड़ता है उससे निजात मिल जाती है। तो बुंदेलखंड पृथक प्रांत के लिए मैंने कई बार सदन में उठाया है। एक प्राइवेट मेंबर बिल भी हम लेकर के आए हैं, वो अभी सदन में अभी वो आ चुका है। 0R में भी 377 में भी जितने भी नियम हैं भारतीय संसद के, सभी नियमों के तहत पृथक बुंदेलखंड प्रांत की मांग हम लोग लंबे समय से उठाते रहे। और उस पर मैं प्रसन्नता मुझे इस बात की है कि हम लोग जिस भारतीय जनता पार्टी के मतलब कार्यकर्ता हैं, हमारी पार्टी भी हम लोगों को स्वतंत्रता देती है। हो सकता है दूसरे लोग हों, दूसरे दल हों तो वो बात करने में वो संकोच करें,
लेकिन हम लोग क्या है, हमारी पार्टी हम लोग को स्वतंत्रता देती है और हम लोग अपनी जन भावनाओं का सम्मान करते हुए जो बात हम लोग रखना चाहते हैं उसको रखते हैं। और हमें विश्वास है कि आज नहीं तो कल ये बात जरूर हम लोगों की पूरी होगी और बुंदेलखंड एक दिन निश्चित रूप से राज्य बनेगा। समय लग सकता है क्योंकि एक प्रांत से कट करके बनना होता तो शायद पहले प्रांत बन चुका होता, क्योंकि दो प्रांतों के बीच का मामला है। कई जगह पर कुछ जगह मतलब क्षेत्रीय लोग भी अपने जो अपना जो मैप बनाया गया है, ऐसी बातें बीच बीच में आती रहती है। तो उस पर मैं समझता हूं कि मैं मीडिया के सभी सम्मानित बंधुओं से उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप लोगों ने हमेशा बुंदेलखंड की बात को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देने का काम किया है। और अगर बुंदेलखंड अगर कभी बनेगा तो जो मीडिया की रिपोर्ट जो पिछले आज़ादी के बाद से लेकर आज तक आज़ादी के आंदोलन में बुंदेलखंड का योगदान, बुंदेलखंड की भौगोलिक स्थिति, बुंदेलखंड की क्षमताएं, बुंदेलखंड के प्राकृतिक संसाधन, इनके आधार पर बुंदेलखंड को निश्चित रूप से प्रांत बनना चाहिए। और मैं मानता हूं कि बुंदेलखंड जब जिस दिन बनेगा देश का बहुत समृद्ध और संपन्न राज्य बनेगा। और जी अड़चन कहाँ आ रही है? मतलब सेंटर में भी भाजपा का शासन है, एमपी में भी भाजपा का शासन है, यूपी में भी भाजपा का शासन है, तो सरकार तो सब भाजपा की है, लेकिन इसमें अड़चन कहाँ पर आ रही है कि नहीं बन पा रहा? इसमें क्या है कि अभी मतलब काफी समय से बीच बीच में चीजें जैसे रही और हमेशा ये बात करते रहे स्टेट के लोग। पहले कांग्रेस की भी सभी जगह सरकारें नहीं, मान लीजिए आज बीजेपी की भी सब जगह सरकारें हैं, लेकिन वो समय कुछ ऐसा होता है कि अगर जैसे मोदी जी की जो एक इच्छा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, सब इलेक्शन एक साथ होने लगे, जैसे जीएसटी अपने आया 1 नेशन 1 टैक्स। शायद मैं समझता हूं कि जिस दिन पूरे देश में सभी चुनाव एक साथ होने लगे, सब विधानसभाओं के, लोकसभा के सभी, तो मैं समझता हूं बाकी का पूरा 5 समय हर प्रदेश की सरकार को, देश की सरकार को केवल मुद्दों पर काम करने के लिए मिलेगा। अभी क्या होता है, कभी एक चुनाव होता है, फिर कहीं दूसरा चुनाव आ जाता है, कहीं की सरकार गिर जाती है, कहीं बन जाती है। अभी आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ गई बीच में, फिर बीजेपी की सरकार आई, अब वहां पर नवंबर में फिर चुनाव होने वाले हैं। तो सब ये भी एक प्रकार की कठिनाई आ रही है। और क्षेत्रीय जब मुद्दे रहते हैं, जब मैं समझता हूं जब 5 साल तक किसी भी सरकार को काम करने का समय मिले तो उनके पास केवल उससे फिर मुद्दे से कोई बच नहीं सकता। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही मतलब बुंदेलखंड प्रांत बनाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को और बिहार से झारखंड को, तीनों राज्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बने। मुझे पूरा विश्वास है बुंदेलखंड जब भी बनेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। हमारा नेतृत्व भी चाहता है, हमारे दोनों प्रदेशों का नेतृत्व भी चाहता है और पूरे बुंदेलखंड के लोग भी चाहते हैं। सर हम भी चाहते हैं कि हम लोग जो है राजधानी की पत्रकारिता करें। दादा जी, जिला अस्पताल की बात की जाए, डॉक्टरों की लगातार अस्पतालों में की जा रही है, ऐसे में क्या प्रयास किए जा रहे हैं डॉक्टरों? देखिए देश में अभी लगभग 5 लाख डॉक्टरों की कमी है, ये इससे हम लोग इस बात से बच नहीं सकते। और मैं समझता हूं कि अभी उत्तर प्रदेश का भी जो बजट पेश हुआ, फिर से योगी जी ने बोला कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं। अपने यहाँ महोबा, हमीरपुर आईएमसी के रूल्स के कारण से 100 बेड के हॉस्पिटल न होने के कारण से हम लोग अभी तक थोड़ा पिछड़ गए इसमें, लेकिन गनीमत है, चलिए बांदा में हो गया, उड़ई में हो गया, झांसी में है, लेकिन हमीरपुर महोबा में निश्चित रूप से मतलब प्रोसेस में है, बनेगा। तो इस बजट में उस अपने कमिटमेंट को मुख्यमंत्री जी ने फिर प्रमुखता से उसको दोहराया है कि हर जिले में हम जब मेडिकल कॉलेज कहीं बनता है तो केवल स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि नहीं होती, साथ साथ वहां पर मेडिकल की जो सीट्स बढ़ती हैं, वहां पर बच्चे पढ़ते हैं, उनको नए नए केस मिलते हैं, लोगों को चिकित्सा के लिए सुविधाएं भी मिलती हैं और वहां से पढ़ने वाले डॉक्टर बनकर तैयार होते हैं। तो जब देश के अंदर जब इतनी तेजी के साथ मेडिकल कॉलेज बनेंगे तो मैं समझता हूं कि 7-8 साल के अंदर जो हम लोग 5 लाख डॉक्टरों की कमी से जो जूझ रहे थे उससे हम लोगों को निजात मिलेगी। और अभी वर्तमान में आप देखते हैं कि जब डॉक्टरों की कमी होती है, ज्यादा प्रेशर बनता है, तो कई बार डॉक्टर्स भी सरकारी पद छोड़ने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि प्राइवेट प्रैक्टिस में उनको कई लोगों को लगता है। कुछ ऐसे भी देश के अंदर डॉक्टर हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, कि जिनको प्राइवेट जॉब में पैकेज 10-10 गुना मिलता है, उनकी लाइफ भी, पर्सनल लाइफ भी अच्छी होती है, मेट्रोपॉलिटन्स में रहने को मिलता है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलती है, उनको सभी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन आज भी हमारे देश के बहुत से ऐसे क्षेत्रों से, चाहे वो संपन्न तबका हो, चाहे गरीब तबका हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हो, शहरी क्षेत्र के लोग, आज भी हमारे बुजुर्गों के दिए हुए संस्कारों के कारण से हमारे बहुत से डॉक्टर्स आज भी सरकारी अस्पतालों में इलाज करना चाहते हैं। और मैं ऐसे कई लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जिन लोगों ने मुझसे कहा कि अगर हो सके तो मुझको आप लखनऊ से मुझे अपने यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ आप ले चलिए,
ऐसे भी लोग, लेकिन कम लोग हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो डॉक्टरों की कमी है, धीरे धीरे इस पर आपने देखा कि रिटायर्ड डॉक्टर्स को भी दोबारा से सरकार ने रखने का काम किया। कई बार जो 2-3 डॉक्टरों अस्पतालों में भी लोगों को शिफ्ट करने का काम किया। तो थोड़ी सी कठिनाई डॉक्टरों की मैं मानता हूँ पूरे देश के अंदर है, और क्योंकि 140 करोड़ की आबादी वाला अपना देश है, जिस स्तर से जो सुविधाएं होनी चाहिए थी मेडिकल कॉलेज की वो नहीं हो पाई। इंजीनियरिंग कॉलेज आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में खुले, इंजीनियर्स की कहीं कमी नहीं है, बल्कि इंजीनियर्स को आप देखते हैं कि इंजीनियरिंग किए हुए लोग आजकल और फील्ड में जाकर के काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जिस दिन हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो वो भी समस्या से हम लोगों को। और अभी आज मन की बात का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का था, हम लोग आज सुबह उस कार्यक्रम में थे, तो उसमें जो उन्होंने आपने देखा कि जो टेलीमेडिसिन की जो बात हुई और उस पर प्रधानमंत्री जी का बहुत फोकस है। आज उसमें एक मदन मोहन जी सिक्किम के थे जो बनारस से पढ़ के गए थे, उनका आया बड़ा रिस्पेक्ट आया। उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से सिक्किम में कैसी स्थिति है, 20 पहाड़ नाप करके आगे जाना पड़ता है, चाइना बॉर्डर के लोग हैं, कहाँ जाएंगे? तो 200-300 रुपए खर्च करके वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच पाते हैं, और उसके बाद वो डॉक्टर साहब उनको मिले या नहीं मिले, कहीं जाम लग गया, कहीं बर्फ गिर गई, कहीं पर बॉर्डर में की कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, कहीं आर्मी का मूवमेंट शुरू हो गया, तो उनको कई बार रुकना पड़ता, नहीं पहुंच पाते थे वो लोग। लेकिन जो इसके माध्यम से जो भारत सरकार ने जो अपने ऐप बनाए हैं उसके माध्यम से बहुत लोग लाभ ले रहे हैं, और मैं समझता हूँ आने वाले समय में वो भी एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम इस बात का बनेगा। क्योंकि पहले हमेशा बात उठती है कि साहब MBBS डॉक्टर हैं, वो BMS डॉक्टर हैं, वो BHMS हैं, वो BUMS है, फिर कोई कहते हैं वो झोला छाप डॉक्टर हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से सभी डॉक्टरों का सम्मान करता हूँ। मैं जितना MBBS और एक स्पेशलाइजेशन किए हुए, जिसने PG कर रखी है, MCH कर रखा, उन डॉक्टर का सम्मान करता हूँ। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में कम पढ़े लिखे जो झोला छाप डॉक्टर हैं, वो लोग भी जितनी सेवाएं दे पा रहे हैं, क्योंकि हम और आप पूरा क्षेत्र कवर करते हैं, आप देखते होंगे, जिला अस्पताल में भी आप देखते होंगे, बहुत से मरीज ऐसे आते हैं कि उनको अटैक पड़ा, वो जिला अस्पताल आने से पहले रास्ते में कहीं उनके लोकल के डॉक्टर साहब मिल गए साइकिल से आते हुए, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब इनको बहुत दिक्कत है, उन्होंने निकाला, एक इंजेक्शन लगा दिया, और वो उसके बाद MBBS डॉक्टर बोलते हैं साहब कैसे आप पहुंच गए? बोले साहब हमारे यहाँ के डॉक्टर साहब मिल गए, उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया। तो जो अच्छी सकारात्मकता से प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर हैं वो भी उनकी प्रशंसा करते हैं। तो मैं समझता हूं कि देश के उत्थान में, देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सभी डॉक्टर्स का, जिनको पढ़ने का मौका मिला उनको भी, जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिला उनको भी, जिनके पास डिग्री है उनको भी, जिनके पास डिग्री नहीं है अनुभव है उनको भी, उन सभी लोगों के माध्यम से पूरे देश में जो भी हम लोग जनजातीय क्षेत्रों की बात कर रहे थे, उनके यहाँ नीम हकीम, जड़ी बूटी, जंगली जानवर ने काट लिया, कहीं रेबीज का इंजेक्शन उनके पास नहीं है, कहीं सांप ने काटा, कहीं विषैले जहरीले कीड़े ने काटा, उनके पास सभी की जो परंपरागत ज्ञान है उसके आधार पर जो करने काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय के माध्यम से, जैसे आप देखते हैं योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, और आप देख रहे हैं जितने प्रकार की किट्स वगैरह बना करके उसको सभी जितनी हमारी पुरानी परंपराएं जो विधाएं थी उन सभी को भारत सरकार ने इस बजट में भी लेने का काम किया है। उन्होंने बजट में भी लिया कि जितने भी नॉलेज है, जिस प्रकार की नॉलेज है, जिस भाषा में, जिस क्षेत्र में, सभी को उसको संकलित करके उसको देश के सामने लाया जा सके। और भारत सरकार ने एक आप देखा कि वेलनेस सेंटर भी खोलने का काम कर रहे हैं, और ऑफिसेज में आजकल गवर्नमेंट ने अपेक्षा की है लोगों से, प्राइवेट सेक्टर से भी, कि आपके यहाँ बहुत स्ट्रेस रहता है लोगों के पास, तो वहाँ पे अलग से आप एक एरिया बनाए क्लब टाइप का, कि लोग वहाँ पर अपने आनंद के लिए जितना काम करते हैं लोग करते हैं, अपने आनंद के लिए भी ऐसा काम करें, क्योंकि जब मन प्रसन्न रहता है तो आधे से ज्यादा बीमारियां वैसे दूर रहती हैं। तो मैं समझता हूँ डॉक्टर्स की भी हम लोगों को जो दिक्कतें थी वो भी दूर होंगी, और आने वाले टाइम में अनेकों प्रकार की भारत सरकार के बजट में तो बहुत सी चीजें हैं, मैं उसका पूरा विस्तार से वर्णन नहीं कर सकता, आप लोगों को जानकारी भी है, बजट आए हुए काफी समय हो गया, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है किसानों के लिए हो, ऑर्गेनिक खेती के लिए हो, यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऑर्गेनिक उत्पाद के लिए लोग जो मवेशी दूध के लिए पाले हैं, अच्छा उनको A2 मिल्क मिले, इसके लिए गोबर को भी खरीदने का काम पूरे देश के कोने में भारत सरकार ने बजट करने का काम कर रहे हैं। और जितना एक केमिकल फर्टिलाइजर है इसको धीरे धीरे इसको हतोत्साहित करेंगे और उसको प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। मेरा शब्द हो सकता है हतोत्साहित शब्द गलत हो, क्योंकि लोग एकदम से एक साथ नहीं हो सकता। एकदम से अगर कोई सोचे, जैसे श्रीलंका ने किया, पूरी केमिकल फर्टिलाइजर बंद करके सीधे एकदम से ऑर्गेनिक में आ गए, और आप देख रहे हैं उनके यहाँ अन्न के लाले, क्योंकि हम 140 करोड़ की आबादी वाला देश है, और मोदी जी की यह भी मंशा है कि देश में कोई भूखा ना सोए। 80 करोड़ लोगों के यहाँ निःशुल्क राशन पहुंच रहा है,
हम सब लोग देख रहे हैं, बगल में पाकिस्तान की हम लोग स्थिति देख रहे हैं। पाकिस्तान में जो स्थिति है वहाँ पर, तो वहाँ अपने यहाँ उनके यहाँ भ्रष्टाचार पे वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, आतंकवाद को सींचते रहे।